नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले दिनों मैंने एक कहानी सुनाई थी, क्राइम की एक स्टोरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे मामले को सॉल्व किया जिसे सॉल्व करते हुए उसे इस बात का गुमान नहीं था, एहसास नहीं था कि वो एक इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रही है। उसने गुजरात पुलिस के टिप ऑफ पर सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया था जिस पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन जब उस आदमी से पूछताछ हुई तो एक लंबी चौड़ी कत्ल की और क्राइम की और कहानी निकलकर सामने आई। तो आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये कहानी भी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की है और बहुत ही शॉकिंग है। मैं अगर ये कहूँ कि दोनों कहानियाँ मिलती जुलती हैं तो शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर कहानी में कुछ यूनिकनेस, कुछ अनोखापन होता है, लेकिन ये केस बहुत चौंकाने वाला ज़रूर है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा सीक्वेंस, पूरे घटनाक्रम आपको बताता हूँ। दिल्ली में एक बड़ा नामी ट्रक लुटेरा हुआ करता था जिसका नाम था प्रीतम, और ये प्रीतम जो है ये बाहरी दिल्ली के इलाके में रहता था, आउटर दिल्ली। पुलिस का एक ज़िला भी है जिसको आउटर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो वहाँ का ये रहने वाला था। और इस पर बहुत सारे ट्रक, ऑटो, इस तरह के ट्राईसाइकिल व्हीलर जो होते हैं ना, 3 व्हीलर होते हैं, उनके लूटपाट और रॉबरी के बहुत सारे केसेस इस पर थे। पुलिस इसे कई सारे मामलों में गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे थे जिसमें ये कभी पकड़ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि गिरफ्तार हुआ, जेल गया, फिर जमानत मिली, छूट गया, भाग गया, उसके बाद कोई और अपराध किया, फिर पकड़ में नहीं आया। इस तरह का कुछ केस इसके ऊपर था, चल रहा था। और एक केस ऐसा हुआ इसमें जिसमें तकरीबन साल भर से ज़्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, और वो मामला जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाने लगा। और इस बीच पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर ये बताया कि इस मामले में मुलजिम को जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एक पर्टिकुलर केस के बारे में पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी, दिल्ली पुलिस ने। तो कोर्ट ने फिर उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित कर दिया। भगोड़ा घोषित करने पर उसके ऊपर इनाम जो है वो रखा जाता है, और जो भी पुलिस की टीम उस भगोड़े को पकड़ने में कामयाब होती है, उस पुलिस टीम को उस इनाम की राशि मिलती है। तो ये एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो प्रीतम जो है भगोड़ा घोषित हो चुका था और दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ रही थी। खासकर दिल्ली पुलिस में एक टीम है डेडिकेटेड जो भगोड़ों की तलाश करती है। ऐसे तो जो पुलिस है रूटीन की थाने में काम करने वाली, वो भी भगोड़ों को ढूंढती है, लेकिन क्राइम ब्रांच में एक टीम है स्पेशली जिनका काम ही भगोड़े, बदमाशों को पकड़ना और उनके बारे में जानकारी जुटाना है। ये बड़े खुफिया तरीके से और जासूसी वाले अंदाज में काम करते हैं, क्योंकि ऐसे भगोड़े जो सालों साल से लापता हो, जिनके बारे में किसी को न पता हो, अगर उन्हें पकड़ना हो तो आप समझिए कि कितनी गहराई में उतरकर ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटानी पड़ती होगी। तो क्राइम ब्रांच की ये टीम वही काम करती है। तो क्राइम ब्रांच की ये टीम जो है साल भर से भी ज़्यादा वक्त से उस प्रीतम नाम के बदमाश के पीछे पड़ी थी, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को उसके बारे में कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। अलीपुर में जहां उसका घर था वहां पुलिस कई बार जा चुकी थी, लेकिन उस घर में भी उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। इस बीच पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वो तकरीबन साल भर पहले से, मतलब जैसे अभी हम अगस्त 2025 में है ना, वो जुलाई 2024 में अपने घर से लापता हो गया था। और अपने घर से ऐसे लापता हुआ कि उसने घर वालों को भी नहीं बताया, और उसकी घरवाली यानी उसकी वाइफ ने बाकायदा अलीपुर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। कई बार क्रिमिनल जो है ऐसा करते हैं, वो पुलिस को धोखा देने के लिए खुद गायब हो जाते हैं और घर वालों से थाने में अर्जी भी दिलवा देते हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर कहीं खो गया है। ऐसे में पुलिस खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाती है कि घर वाले की बात पर यकीन करें, उसे ढूंढे, वो वाकई कहीं खो गया है या क्या हुआ है। तो ये मामला पुलिस को कुछ उसी साजिश का हिस्सा लग रहा था, और पुलिस को लग रहा था कि प्रीतम जो है हो सकता है कहीं फरार हो गया हो जानबूझकर, और घर वालों ने रिपोर्ट लिखवा दी कि वो फरार हो गया है, हमें मिल नहीं रहा है, मतलब तो कुछ इस तरह का एक सिचुएशन था। लेकिन पुलिस जो है इस प्रीतम को ढूंढ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर में तो कोई सुराग उराग पुलिस को मिला नहीं, लेकिन पुलिस के पास इस प्रीतम के मोबाइल फ़ोन की डिटेल थी, जानकारी थी। मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया हुआ था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया साल भर से तकरीबन वो गायब था, तो साल भर से ही उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। हालांकि पुलिस जो है उसने हिम्मत नहीं हारी, मोबाइल फ़ोन प्रीतम का लगातार सर्विलांस पर लगा रहा।
बीच बीच में जब भी पुलिस को लगा कि हो सकता है कि अभी ऑन हो, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद प्रीतम का मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑन नहीं हो रहा था। अचानक पिछले महीने यानी जुलाई 2025 में 30 तारीख को प्रीतम का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हुआ, तकरीबन साल भर बाद। और स्विच ऑन भी हुआ तो उसी दिल्ली के अलीपुर इलाके में, जिसे बाहरी दिल्ली का इलाका कहा जाता है। लेकिन ख़ास बात ये थी कि प्रीतम का मोबाइल फ़ोन तो स्विच ऑन हुआ, लेकिन ये नंबर जो है कोई दूसरा था, नया नंबर था। प्रीतम का जो मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर इसमें नहीं डाला गया था। लेकिन पुलिस को पता कैसे चला? पुलिस को पता चला IMEI नंबर के ज़रिए, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर मोबाइल हैंडसेट का, उसके ज़रिए। तो पुलिस उस IMEI नंबर को भी पुलिस जो है वो ट्रैक कर रही थी, और उसी के सहारे पुलिस को पता चला कि प्रीतम का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हुआ है। पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस को लगा कि अब हमें अलीपुर में जाकर इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने वाले आदमी या इसे ऑन करने वाले आदमी को पकड़ना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी। तो क्राइम ब्रांच की एक टीम फ़ौरन हरकत में आई, जो लगातार प्रीतम सिंह को ढूंढ रही थी, और उससे उम्मीद जगी कि प्रीतम का मोबाइल ऑन हुआ है तो ज़रूर प्रीतम होगा अलीपुर के कहीं किसी इलाके में। हो सकता है इतने दिनों बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया हो। तो पुलिस की जब टीम इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए क्राइम वहाँ पर पहुँची अलीपुर इलाके में, तो अलीपुर इलाके में ये फ़ोन पुलिस को एक दूसरे आदमी के हाथ में नज़र आया। इस आदमी का नाम था रोहित कुमार। अब रोहित कुमार से जब पुलिस ने कहा कि भाई ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया, ये फ़ोन किसका है, तो रोहित ने पहले तो कहा कि मेरा ही फ़ोन है और बहुत समय से मेरे पास है। तो बोला नहीं, तुमने तो अभी ऑन किया है। तो कुल मिलाकर ये पुलिस को झूठ बोल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसे कहा कि देखो ऐसा है कि हम क्राइम ब्रांच से हैं और हम लगातार इस मोबाइल फ़ोन के ऑन होने का इंतज़ार 1 साल से भी ज़्यादा समय से कर रहे थे, अब तुमने इस मोबाइल फ़ोन को ऑन किया है तो तुम ये बता सकते हो कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है, तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कैसे ऑन किया, इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो कहाँ पर है, सारी बातें हमें बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो ये रोहित जो है, इसे समझ में आ गया कि अब अगर वो झूठ बोलेगा तो वो फंसेगा। उसने फिर किसी तोते की तरह प्रीतम सिंह के मोबाइल फ़ोन की कहानी बतानी शुरू की। उसने ये बताया कि ये मोबाइल फ़ोन उसे खुद प्रीतम की वाइफ सोनिया ने कुछ महीने पहले दिया है, बल्कि कुछ महीने क्या, तकरीबन 6 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा समय पहले दिया है। और वो इंतज़ार कर रहा था सही समय का कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करेगा सही समय आने पर। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हें पता है कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है? तो रोहित ने बताया कि जी मुझे पता है, ये मोबाइल फ़ोन प्रीतम सिंह का ही है, प्रीतम का है, और उसकी पत्नी सोनिया ने मुझे ये फ़ोन दिया है। तो बोला कि फिर प्रीतम कहाँ है? तो रोहित ने बताया कि प्रीतम अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस हैरान हो गई कि भाई एक आदमी को जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कानून की नज़र में भगोड़ा करार दिया गया है, साल भर से भी ज़्यादा समय से पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो रोहित से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, पूरी बात बताओ। तो उसने कहा कि देखिए आपको तो मतलब उसने फिर पुलिस को बताया कि मेरा प्रीतम की पत्नी सोनिया के साथ जो है अफेयर चला रहा है, और ये अफेयर काफ़ी समय से चला रहा है, मतलब साल भर से भी ज़्यादा समय से चला आ रहा है। इसी अफेयर में प्रीतम सिंह बार बार हमारे आड़े आता था। चूँकि वो सोनिया का पति था, उसे ये बात मंजूर नहीं था कि मैं सोनिया से मिलूं, तो इसी वजह से सोनिया ने खुद अपने पति प्रीतम की हत्या की पूरी साजिश रची थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई हत्या की साजिश रची थी तो हत्या अगर की तो लाश कहाँ गई? तो रोहित ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि देखिए ऐसे तो मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन ये हत्या जो है मेरी गर्लफ्रेंड यानी प्रीतम की जो वाइफ है सोनिया, उसी ने इसको मास्टरमाइंड किया था, और इस हत्याकांड को उसने अपनी बहन के देवर से अंजाम दिलवाया था। मुझे भी इसकी जानकारी है, और मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा भी रोल प्रीतम सिंह की हत्या में रहा था। तो पुलिस ने अब सोनिया को भी हिरासत में लिया, और ऑलरेडी रोहित जो है हिरासत में था। जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो प्रीतम सिंह के कत्ल की कहानी सामने आई। पता चला कि 5 जुलाई 2024 को सोनिया ने धोखे से अपने पति प्रीतम सिंह को सोनीपत, जो हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ, वहाँ पर उसने बुलाया था। और प्रीतम अपनी पत्नी सोनिया के कहने पर सोनीपत पहुँचा था। वहाँ पर सोनिया ने अपने कुछ जानकार, जिसमें ये रोहित था और इसके अलावा
सोनिया के बहन के देवर का बेटा, जिसे 50,000 रुपये की सुपारी सोनिया ने खुद अपने पति के हत्या के लिए दी थी, वो भी था। इन सारे लोगों ने मिलकर एक पार्टी के नाम पर प्रीतम सिंह को 5 जुलाई 2024 को जमकर शराब पिलाई थी, और इतनी शराब पिलाई थी कि वो बिल्कुल तकरीबन बेसुध हो गया था, उसे अपना होश नहीं था। और तब इन सारे लोगों ने मिलकर सोनिया की देखरेख में, सोनिया की निगरानी में प्रीतम सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने लाश को सोनीपत से ही गुजरने वाले एक नहर में फेंक दिया था, और उसके बाद वो सारे लोग सोनीपत से फरार हो गए थे, वापस अपने अपने घरों में चले आए थे। उधर तकरीबन 5 दिन बाद 10 जुलाई 2024 को प्रीतम सिंह की लाश जो है बहुत ही बुरी हालत में सोनीपत ज़िले में ही नहर में एक जगह से बरामद हुई थी, और उस लाश की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था कि यह आदमी कौन है और इसकी मौत कैसे हुई है, कहाँ का ये रहने वाला है। तो सोनीपत पुलिस ने पहले तो उस लावारिस लाश को बरामद किया, कुछ दिनों तक उसके बारे में इश्तेहार वगैरह दिए गए, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो फिर पुलिस ने कानून सम्मत तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह से वो एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी का केस बनकर सोनीपत में ही फाइलों में दफन हो गया, वो प्रीतम सिंह की लाश का मामला। इधर ये सब कुछ करने कराने के बाद सोनिया अपने पूरे गैंग के साथ, जिसमें रोहित भी था और उसकी बहन का देवर भी था, ये सारे लोग थे, इन सारे लोगों के साथ सोनिया वापस दिल्ली लौट आई। अलीपुर में वो घर आई। घर आने के बाद रिलैक्स किया, इंतज़ार किया। उसके बाद 20 जुलाई के दिन वो पहुंची अलीपुर पुलिस स्टेशन, और उसने पहुंचकर ये बताया कि मेरा पति पिछले कुछ दिनों से, प्रीतम जो है, वो घर से गायब है, हमें बताए बगैर कहीं चला गया है और हम ढूंढ रहे हैं, आप प्लीज़ उसे ढूंढ कर लाने में हमारी मदद कीजिए। तो सोनिया ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में दर्ज करा दी। अब दिल्ली पुलिस को ये लगा कि भाई ये तो क्रिमिनल आदमी है प्रीतम सिंह, इसको तो हम खुद ही ढूंढ रहे हैं, ऊपर से अब उसकी बीवी भी इस तरह का शिकायत दर्ज करा रही है। तो दिल्ली पुलिस को ये लगा कि हो सकता है कि बीवी और उसके साथ मिलकर, पति के साथ मिलकर दोनों की कोई चाल हो पुलिस को गुमराह करने की, और वो भी एक गुमशुदगी का मामला ऐसा दर्ज हुआ जो कभी ट्रेस नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि दिल्ली की अलीपुर पुलिस भी प्रीतम सिंह को कभी ढूंढ नहीं पाई। साल भर का वक्त गुजर गया और प्रीतम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली के अलीपुर में जो केस दर्ज हुआ था वो भी जो है अनट्रेस्ड केस बनकर रह गया। उधर जो ट्रक लूट वगैरह के मामले उस पर थे वो भी अनसुलझे थे, क्योंकि उन मामलों में नाम तो प्रीतम सिंह का आया ज़रूर था, लेकिन प्रीतम सिंह को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, और उन्हीं मामलों में प्रीतम सिंह को भगोड़ा करार दिया गया था। तो इस तरह से एक मामला लंबे समय तक अनट्रेस्ड रहा। लेकिन तकरीबन साल भर के बाद जब प्रीतम सिंह के कातिलों को ये लगा कि अब पुलिस प्रीतम सिंह को भूल चुकी होगी और प्रीतम सिंह को कोई नहीं ढूंढ रहा है, उसकी हत्या के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि कब की हत्या करके हमने लाश ठिकाने लगा दी, लाश का अंतिम संस्कार भी हो चुका, तो अब इस मामले में हम उसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात बरतते हुए जो प्रीतम की पत्नी है सोनिया, उसने वो सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया था। उसको लगा कि सिम कार्ड फेंक देंगे और मोबाइल फ़ोन चूँकि कीमती डिवाइस है, अगर इसको रख लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और काफ़ी दिनों के बाद ऑन करेंगे तो और भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से जो उनका लिमिटेड थॉट था, उसके हिसाब से, जितनी उनकी सोच थी उसके हिसाब से उन्होंने सिम कार्ड तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मोबाइल हैंडसेट रख लिया था। और उस मोबाइल हैंडसेट को प्रीतम की गुमशुदगी यानी प्रीतम के कत्ल के 1 साल बाद उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रीतम की जो बीवी है सोनिया, उसने इस फ़ोन को कई महीनों पहले रोहित को गिफ्ट में दिया था और रोहित से ये कहा था कि इसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक रुकने के बाद करना। लेकिन रोहित ने जैसे ही उस फ़ोन को ऑन किया 30 जुलाई 2025 को, यानी पिछले महीने, उस फ़ोन के ऑन होते ही दिल्ली पुलिस के पास सिग्नल गया और दिल्ली पुलिस उस फ़ोन को ट्रैक करती हुई पहुंची अलीपुर, और अलीपुर पहुंचकर उसने न सिर्फ रोहित को पकड़ा बल्कि रोहित की गिरफ्तारी के साथ ही प्रीतम, जिसकी तलाश में पुलिस वहां पहुंची थी, प्रीतम के कत्ल का खुलासा हो गया। तो इस तरह से पुलिस एक केस को सॉल्व करना चाहती थी। वो एक भगोड़े की गिरफ्तारी का मामला था, और देखा जाए तो एक सिंपल मामला था, क्योंकि उसमें कोई मर्डर जैसा हीनियस चार्ज जो है प्रीतम पर नहीं था। लेकिन उस सिंपल मामले को ट्रैक करते करते पुलिस ने जाने अनजाने एक खौफनाक मर्डर केस का खुलासा कर दिया, जिस पर साल भर से पर्दा पड़ा हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी और ये था पूरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। ये जो इनपुट है ये हमारे रिपोर्टर हैं हिमांशु मिश्रा, उनके हवाले से मुझ तक पहुंची है, तो मुझे लगा कि
उनको भी आज की इस कहानी में क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्पेशली उनके नाम का जिक्र किया है। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ कमेंट्स जो मेरी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने किया था वो मैं पढ़ता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं जिनकी आईडी है मिस्टर फैक्ट के नाम से। उन्होंने लिखा है कि वो मेरी कहानियाँ, मेरी स्टोरीज़ लगातार सुनते रहते हैं और उनका ये कहना है कि जिस गांव का मैंने जिक्र किया था जहां के एक सस्पेक्टेड किलर को पुलिस ने पकड़ा, उस गांव का नाम जो है वो बापसा है। तो एनीवे उन्होंने कुल मिलाकर गांव का नाम जो है, मैंने कुछ और बोला होगा शायद। एक एक गांव का नाम ऑब्वियसली याद रख पाना एग्जैक्टली थोड़ा मुश्किल होता है। पाटन ज़िले का गांव है वो, तो उन्होंने करेक्ट किया है। गांव का सही नाम जो है, अच्छा सही नाम बासपा है, मैंने बापसा बोला था, तो इनका कहना है कि सही नाम है बासपा। तो एनीवे चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गा शंकर पति जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, कहा है कि बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा जगदीश चंडीगढ़ साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो भी कमेंट करते हैं। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उनका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। ठाकुरजीत सिंह ये बता रहे हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता हमारी टीम के सदस्य थे, बहुत ही ईमानदार, जिनकी हत्या जो है शैलेंद्र पांड्या नाम के उस आदमी ने कर दी थी। शैलेश पांड्या नाम को उस आदमी ने कर दी थी, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच मुंबई जो है काफ़ी दिनों से लगी हुई थी और फाइनली उसे मुंबई से पकड़ा गया था। इसके अलावा गौरव वत्स का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। होमी राय ने भी कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बीजेई ऑफिशियल चैनल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने थैंक यू लिखा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, मेरी ओर से भी आपको थैंक यू। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा है कि अपराधी जो है कानून और पुलिस को कुछ समय तक धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसका आखिरी अंजाम जेल की सलाखें ही होती हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। सुमेर सिंह ने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि मेरी हर स्टोरी वो 2-3 बार देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है, आपकी क्यूट सी वोकैबुलरी और आपकी हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो अच्छे से मिक्स करते हो। थैंक यू वेरी मच सुमेर सिंह जी। कल ही मुझे किसी आदमी ने ओए अंग्रेज कह के जो है वो डांट भी पिलाई है, हो सकता है कि मेरे अंग्रेज़ी के कुछ शब्दों से उनको चिढ़ मच गई हो। एनीवे मैं ये जानता हूँ कि मैं सारे लोगों के पैमाने पर 100% खरा नहीं उतर सकता, कुछ कमियाँ, कुछ दिक्कतें मुझ में भी है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये क्या कम है कि आप लोग इतनी सारी कमियों और नेगेटिव चीज़ों के बावजूद मुझे इतना पॉजिटिवली सुनते हैं और इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को लकी कंसीडर करता हूँ और आप लोगों को थैंक यू करता हूँ। जयश्री दवे ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि हेडमास्टर क्या से क्या हो गया, एक बच्चे भी याद नहीं रहे, क्या वक्त आ गया है, ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनते हैं तो दर्द कहाँ से होगा। उनका ये कहना है कि हेडमास्टर जैसा नोबेल प्रोफेशन, जिसमें स्कूल के बच्चों की बात तो है ही, अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी उस पर थी, लेकिन वो भी जो है इस तरह के कत्ल के रैकेट में शामिल हो गया, ये अपने आप में बहुत अजीब और दुखद है। एक हमारे दर्शक ने यह भी कहा कि प्यार तो प्यार है, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहना जो है वो बहुत ही गलत है। वो गलत क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोचिए ना, अगर हमारे घर का कोई मैरिड मेंबर जिसकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही हो, मैं मतलब सिर्फ अपने ऊपर रख के उन चीज़ों को देखना, सुनना और सोचने की सलाह देता हूँ ताकि आप ऐसी बात फिर ना करें। वो ये कि मान लीजिए अपना कोई भाई हो, अपना कोई बहुत करीबी दोस्त हो, जिसका परिवार, जिसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही हो, वाइफ हो, छोटे छोटे बच्चे हों, अचानक वो किसी और लड़की के अफेयर में जो है वो बिल्कुल डूब जाए, अपनी पत्नी और बच्चों की उसको बिल्कुल चिंता न रहे, तो क्या हम ये कहकर इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि प्यार तो है, कभी भी किसी से भी हो सकता है? ऐसा नहीं होता ना। मतलब प्यार तो हो सकता है, लेकिन इंसान तो इंसान है, उसको जिम्मेदारियों का, समाज का, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। मतलब कोई जानवर थोड़ी है कि मतलब प्यार के नाम पर आप कभी भी किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो गए और अपनी फैमिली को आपने डंप कर दिया विदाउट एनी रीज़न। तो ये कहना जो है, मुझे लगता है कि ये बड़ा लापरवाही भरा स्टेटमेंट है। हमारे किसी दर्शक ने ये कहा था, तो मुझे लगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोगों को बताऊं। प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्यार अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको उस रिलेशनशिप को निभाना होता है। ये नहीं कि आज इसके साथ प्यार कर लिया, कल किसी और के साथ प्यार कर लिया, एक शादी कर ली, फिर 2-3 और कर ली, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे लोग इस बात से सहमत हों और आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी सहमत हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको पूरा हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। उसी विनम्रता से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। संदीप सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी जी हैं, सरफराज हैं, और क्लिप लेटेंट के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया, और विजय कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है। बहुत धन्यवाद आपका।
और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।